सो लेट्स स्टार्ट द अनदर पार्ट ऑफ चैप्टर 1 सेट। ठीक है जी, अब हम दूसरा पार्ट लेकर चलेंगे सेट चैप्टर का। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सबसेट का कि सबसेट किसको कहते हैं। ठीक है जी, सबसेट आप किसको कहते हैं। देखिए ए सेट ए, कोई भी सेट ए, कोई भी सेट ए को हम सबसेट कहेंगे। सबसेट का सिग्नेचर ये होता है, ये देखो, ये दिस इज द सिग्नेचर ऑफ सबसेट। इस प्रकार से सबसेट का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो सेट ए को सेट बी का हम सबसेट जब कहेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, वो सेट बी में मौजूद होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं। मैं देखिए लिख देता हूं, मान लो सेट ए मैंने लिख दिया, मान लो सेट ए मैंने लिख दिया 1 2 3, शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? सेट ए 1 2 3, ओके। तो सेट ए 1 2 3 लिख दिया और सेट बी मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। तो सेट ए को मैं सेट बी का सबसेट जब बोलूंगा जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में होंगे। तो जरा देखिए क्या है, यस है, सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में 1 2 3 4 5 है। तो देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में है, तो इसीलिए मैं सेट ए को सेट बी का सबसेट कहूंगा। आप किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट जब बोलोगे जब जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं वो दूसरे सेट बी में मौजूद होंगे। उससे ज्यादा हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने सेट ए में है उतने तो जरूर होने चाहिए, तो आप उसके सबसेट कह दोगे। बोलो बिल्कुल समझ में आया? आइए अब देखिए, अब जैसे आप लोग को जैसे मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कैमरामैन इधर का आ रहा है? ओके, देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेट ए में से आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसके सबसेट कितने होंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n। यहाँ n क्या है? यहाँ n है एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स है? तो कितने एलिमेंट बेटा? 5 एलिमेंट। तो 2 का पावर 5, कितना? 2 का पावर 5, वो होता कितना है? वो होता है 32। मतलब अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट होंगे तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? उसके 32 सबसेट बनेंगे। ओके, याद रखिए। और एम्प्टी सेट, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझ में रखना है। एम्प्टी सेट, मान लो सेट ए में, मान लो इधर मैं कोई सेट लिखता हूं, ठीक है, ए कोई सेट है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है। अब इसके सबसेट निकाल ले, तो इसके सबसेट कितने होंगे? इसके सबसेट होंगे 2 के पावर 2, तो कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो कैसे कैसे होंगे? एक तो 1 खुद होगा, एक तो 2 खुद होगा, एक तो होगा 1 और 2, तो हुए कितने? 3, लेकिन होने कितने चाहिए? 4। तो एक सेट होता है एम्प्टी सेट। याद रखिए, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अगर आप किसी भी सेट का सबसेट लिख रहे हैं तो एम्प्टी सेट जरूर लिखिए, क्योंकि एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है। ये अपने माथा में आप अभी अभी रख लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। बोलिए समझ में आए? मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल 3 प्रकार के होते हैं। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ओपन इंटरवल, दूसरा प्रकार क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा प्रकार सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को मैं इस प्रकार के ब्रैकेट से दिखाता हूं, क्लोज्ड इंटरवल को मैं इस प्रकार के ब्रैकेट से दिखाता हूं, और सेमी क्लोज्ड को मैं इस प्रकार के ब्रैकेट से दिखाता हूं। बोलिए, ओपन को इस, क्लोज्ड को इस और सेमी क्लोज्ड को इस प्रकार के हम लोग जो है ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहां तक इसको थोड़ा रब कर देता हूं, जरा देखिए। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब अगर मैंने लिख दिया 2 और 5, तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि आप इस इंटरवल में 2 को नहीं लोगे, 5 को नहीं लोगे, इसके बीच का जो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ये 2-5, तो इसका मतलब होता है 3 और 4। ये आपको बोल रहा है 3 और 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने 2 और 5 को ओपन इंटरवल में डाल दिया है। ओपन इंटरवल में जो 2 लास्ट के होते हैं, जो 2 होते हैं उनको नहीं लिया जाता है, उनके बीच के जो होते हैं उनको लिया जाता है।
तो वो हो जाता है ओपन इंटरवल में, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में मैंने 2 5 लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है कि हम इसके बीच का तो लेंगे ही लेंगे और इस दोनों को भी लेंगे, मतलब 2 3 4 5, इसका मतलब क्या होता है 2 3 4 5 ये सब आ जाएंगे इसमें। अगर 2 5 को मैंने क्लोज्ड इंटरवल में डाला है तो इसका मतलब ये सारे नंबर को ये बता रहा है। अगर इसको मैंने ओपन इंटरवल में डाला है तो सिर्फ ये नंबर को बता रहा है, इसके बीच का ये दोनों नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्लोज में इसके बीच का तो लिया ही जाएगा और ये दोनों भी लिया जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। लेकिन अगर मैं सेमी क्लोज्ड में 2 3 लिख दूं, इसका मतलब होता है सिर्फ 2 और 3 जो लिखे हुए हैं सिर्फ उसकी ही बात करता है, उसके बीच की बात नहीं करता है, उसके कॉर्नर की बात नहीं करता है। सेमी क्लोज्ड में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो उसी की बात करता है। बोलो समझ में आया क्या। अब बात करते हैं पावर सेट का। अब बात करते हैं पावर सेट का। व्हाट इज पावर सेट। अब मैं आपको बताता हूं पावर सेट क्या होता है। किसी सेट ए में, मान लो किसी सेट ए में 1 2 3 ये एलिमेंट है, इसके सबसेट लिखो तो इसके सबसेट क्या होंगे, तो इसके सबसेट क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे 1, इसके सबसेट होंगे 2, इसके सबसेट होंगे 3, इसके सबसेट होंगे 1 2, इसके सबसेट होंगे 2 3, इसके सबसेट होंगे 1 3 और एक सबसेट होगा इसका क्या 1 2 3 और एक सबसेट होगा एम्प्टी सेट। अब एक होगा एम्प्टी सेट जिसमें कोई नहीं रहता, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 2 के पावर 3 कितना होता है 8 ही होता है। तो सेट ए का पावर सेट का मतलब है कि सेट ए के जितने सबसेट हैं, सेट ए ये है सेट ए, इसके जितने भी सबसेट हैं उसको अगर मैं एक सेट में लिख दूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट, उसको पावर सेट कहते हैं। तो मतलब इस सेट ए के जितने भी सबसेट हैं अगर उसको एक सेट में मैं रख दूं तो वो उसका पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो जितने एक सेट के सबसेट का नंबर होता है पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे। बोलो बेटा जी समझ में आया, पॉज कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। सेट का मुझे लगता है जितना क्वेश्चन है ना सर, आप वेन डायग्राम के मदद से बना सकते हो। अगर आप वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से जानते हो तो सेट के एवरी क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब देखिए वेन डायग्राम क्या है, इसको समझने का जरूरत, ये क्या वाला है इसको समझिए। वेन डायग्राम को ना इस प्रकार के एक स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख देते हो और जितने भी सेट होते हैं ना उसको आप सर्कल के फॉर्म में लिखते हो। किसके फॉर्म में लिखते हो, सर्कल के फॉर्म में लिखते हो। मान लो 3 सेट है, मान लो 2 सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है। तो 2 सेट मैंने लिख दिया, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, इस प्रकार से सर्कल के फॉर्म में लिखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सबसे पहला चीज क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसमें समझिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है बेटा कि इस दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। इंटरसेक्शन मतलब दो एलिमेंट में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, सॉरी दो सेट में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, उस चीज को बताने का जो तरीका होता है उसको हम बताते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे अभी समझिए बात को, मान लीजिए 2 सेट है, उसकी कॉमन पार्ट अगर एक सेट ए और एक सेट बी, ये है सेट ए और ये है सेट बी, देखिए एक दूसरे को ओवरलैप के अलावा काट भी दे रहा है, तो ये पार्ट कौन सा पार्ट है, ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट है। मतलब इसका भी इसमें जा रहा है, इसका भी इसमें जा रहा है, मतलब इस दोनों में ये पार्ट क्या है कॉमन है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये इंटरसेक्शन वाला, मतलब इंटरसेक्शन को बताते हैं ए, इस प्रकार के उल्टा यू लिख दोगे इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कि सेट ए में और सेट बी में कॉमन वाले एलिमेंट कौन कौन है। एग्जांपल ले लोगे क्या, सेट ए का मान लो 1 2 3, बोलो ना भाई, बोलिए ना। सेट बी मान लो 2 3 4। अब मैं कहूंगा सर जी सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन बताओ, तो आपने बताना है 2 3 ए में है और बी में भी 2 3 है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 3, क्योंकि 2 3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। मैं समझता हूं इंटरसेक्शन आप समझ गए। अब डिसजॉइंट की बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट की। अब ये डिसजॉइंट क्या बोला है जी, जरा समझने का प्रयास कीजिए भाई। डिसजॉइंट का दो सेट को हम डिसजॉइंट किसे कह देंगे, दो सेट को हम डिसजॉइंट जब बोलेंगे, दो सेट को हम डिसजॉइंट जब बोलेंगे जब दोनों के इंटरसेक्शन नन हो, मतलब कुछ नहीं हो, जब दो सेट में कोई भी इंटरसेक्शन वाला चीज ना हो, जब दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। वेन डायग्राम की मदद से समझो, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ ओवरलैप कर रहा है, कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक दूसरे को, तो ये दोनों सेट क्या क्या है, ये सेट ए, ये सेट बी, ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इस दोनों सेट में कोई चीज कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है। एग्जांपल चाहिए क्या, मैं समझता हूं आपको एग्जांपल चाहिए। मान लो ए में है 1 2 3 और बी में है ए बी सी, भैया क्या कॉमन होगा, एक अल्फाबेट है, एक नंबर है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी भाई साहब डिसजॉइंट सेट, इसलिए ये दोनों सेट डिसजॉइंट इसलिए है क्योंकि इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। मैं सोचता हूं आपको डिसजॉइंट सेट भी समझ आ गया। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है डिफरेंस ऑफ सेट, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं आप डिफरेंस ऑफ सेट आपको बताना है ना। अब मैं बात करता हूं ओके, अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की। किसकी बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस ऑफ सेट का हम दर्शाते हैं a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, सेट ए में से आपने सेट बी के एलिमेंट को घटा दिया है। अगर मान लीजिए अगर कोई x है, x एलिमेंट है जो सेट a माइनस बी का है, डिफरेंस ऑफ सेट का है, वो जो एलिमेंट होगा वो b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a माइनस बी होता है कि आपने सेट a में से सेट b को हटा दिया है। तो अब जो रिजल्टेंट एलिमेंट बचेगा उसमें b का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इस चीज को आप मन मंदिर में बसा लीजिए कि a माइनस बी का मतलब होता है अब जो रिजल्टेंट एलिमेंट्स होंगे उसमें b का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। a है 1 2 3 4, अगर b है 2 3, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी होगा 1 4, क्योंकि आपने b को घटा दिया तो b में 2 3 है, तो आपने 2 3 यहां से हटा दिए और बचा क्या 1 4, a माइनस बी में क्या हो गया 1 4। अब a माइनस बी में जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट में b का एलिमेंट बिल्कुल नहीं होगा, b का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। डिफरेंस का मतलब यही होता है। बोलिए समझ में आया क्या? आज आपका भाई फुल जोश में है, आपको पूरा 11th करा के ही जाएगा, इससे पहले दम नहीं लूंगा। आप समझ लीजिए पूरे मेहनत से आपको आज पढ़ा के जाऊंगा भाई, गारंटी है। अब बात कीजिए कंप्लीमेंट का। कंप्लीमेंट की बात कीजिए। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ए का कंप्लीमेंट ए के ऊपर एक डैश सा लगा देंगे, इसका मतलब होता है मान लो यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब जितने भी ब्रह्मांड में एलिमेंट है सब यू में आ जाएगा। याद रखो यू का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट है वो यू में है। इसका पता नहीं कि कौन कौन यू में कौन कौन एलिमेंट है, ये कहना नहीं। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, जितने सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सब इसमें है। और कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है यूनिवर्सल में से आप ए घटा दीजिए, सबसे बात बस। इसको वेन डायग्राम की मदद से समझ लो। वेन डायग्राम मान लो ये कोई एलिमेंट सेट ए है, ये सारे एलिमेंट है और ये एक सेट ए है। अगर आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए पूछे तो ये पार्ट छोड़कर, जो सेट ए वाला पार्ट है उसको छोड़कर जितना भी पार्ट है वो सारा पार्ट कंप्लीमेंट ऑफ ए का पार्ट होगा,
सेट ए के पार्ट को छोड़कर जितना भी पार्ट है वो कंप्लीमेंट ए का पार्ट होगा। क्या इस बात को आप समझ गए क्या? क्या इस बात को आप समझ गए क्या? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे। अब जरा मेरी बात सुने, अब जरा मेरी बात आप सुने। दो चार चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दो चार चीजें हैं जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप एक, मैंने आपको बताया था दो प्रकार का, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आप कंप्लीमेंट ऑफ सेट को, अगर आप कंप्लीमेंट ऑफ सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखिएगा? आप कैसे लिखिएगा? x such that x belong to universal set, x belong to universal set and complement of set is complement of set क्या कहता है कि x does not belong to a। अगर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखा है तो इसका मतलब होता है कि x एक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात कर जाए तो x में a को छोड़कर बाकी सारा यूनिवर्सल माइनस a को छोड़कर बाकी सारा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको सीधा दर्शाना है तो आप यूनिवर्सल में से a को घटा दीजिए, कंप्लीमेंट मतलब a को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे सब आ जाएंगे। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? अब ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। जरा पॉज कर दीजिए मास्टर। देखिए, अब लास्ट का कुछ बचा जिसको आप कहते हो अलजेब्रा। क्या कहते हो? अलजेब्रा। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा अलजेब्रा किसका? ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट, सेट की अलजेब्रा, सेट की राम कथा कहानी श्रवण, सारा चीज बताएगा रे तेरा भाई। समझ रहा भाई? अब देखो, अगर मैं ए यूनियन ए करूं तो क्या ही आएगा? ए ही आएगा। ए के साथ ए को जोड़ ही दोगे तो यही आएगा ना, यही आएगा ना। और अगर मैं ए में से ए कॉमन भी लूंगा तो क्या आएगा? यही आएगा ना। बोलो ना, ये चीज तो शायद आपको पता ही होगी। ये मैं बता ही क्यों रहा हूं, ये तो आपको पता ही, वो तो कॉमन सेंस भी कहती है। अब जरा समझिए इस चीज को हम कौन सा, हम सब धीरे धीरे सारे लॉ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लॉ जो हम देखेंगे, सबसे पहला लॉ जो हम देखेंगे उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहती है कि ए यूनियन ए क्या होता है? ए ही होता है। ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए ही होता है। बोलो समझ में आया? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए आइडेंटिटी लॉ किसको कहा जाता है। दूसरा लॉ देखिए, दूसरा लॉ होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन बी को आप बी यूनियन ए भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो। देखो बात तो वही कह रहा है ना, बात तो यही कह रहा है ना यार। आप सेट ए को बी के साथ यूनियन कर दो, चाहे सेट बी को ए के साथ यूनियन कर दो, बात तो वही होना है। चाहे सेट ए को बी के साथ इंटरसेक्शन कर दो, चाहे सेट बी को ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो, बात तो वही होना है ना। ये क्या मैं समझ में आया क्या बेटा जी? भाई साहब लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना यार। देख रहे हो बिना पंखे के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पंखा से आवाज आता है गर्मी में, समझ रहे हो? इस चीज का थोड़ा तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि इतना तो आप लोग ध्यान जरूर दिए होंगे। अब तीसरी बात जो होती है, तीसरी बात होती है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ होता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? जरा इस चीज को समझने का प्रयास करें आप। ए यूनियन बी यूनियन सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी और साथ में यूनियन सी। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया क्या? इतना बोलो समझ में आया क्या? चाहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को आप ये भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी और साथ में इंटरसेक्शन सी। बोलो समझ में आया? इस चीज को आप लिख दोगे? इस चीज को आप लिख दोगे क्या?
ये होता है एसोसिएटिव लॉ, एक आइडेंटिटी लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ। अब आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर। अब किस लॉ पर चलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जरा इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, जरा प्रयास कीजिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को क्या आप लिख सकते हो, जरा इसको समझो। तो इसको आप लिख सकते हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बोलो, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को आप क्या लिख सकते हो? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चाहे अगर आपको पूछ दिया जाए ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जितने प्रकार के लॉ होते हैं मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला आइडेंटिटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये चीज आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 2 फॉर्मूला है, बस उसको याद कर लीजिए। सेट चैप्टर आपका कंप्लीट है, पक्का कंप्लीट। 2 फॉर्मूला क्या है? एन ए यूनियन बी का और एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। एन ए यूनियन बी क्या कहता है? एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या कहता है? एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है, इसको अपने जेहन में बिठा लो। कोई भी सवाल आएगा ना आप झट से कर दोगे, खाली ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब हिमांशु राणा क्लासेस। और इसी प्रकार आपको और वीडियो मिलेंगे। अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर है यार, अभी तो और करना है, अभी तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, पूरा सब्जेक्ट एकदम पूरा डन डारा। यही चलेगा तुम्हारे एग्जाम में, इसको जरूर याद करना। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी गुड।